ना ही बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या होती, ना ही अग्निवीर जैसी कोई समस्या होती, ना ही महंगाई होती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने एक हेरिटेज इलाके को किस प्रकार से नष्ट करने का काम किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो पुरानी सरकारों के किए हुए काम थे उनको अगर सजोने का, उनका संरक्षण करने का काम किया होता तब भी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती। ये पहला चुनाव है जिसमें जनता ये देख रही है कि हम किसको वोट देंगे तो कौन हमारे देश को आगे ले जाएगा। अर्थव्यवस्था में भी फेल है, नौकरी देने में भी फेल है, महंगाई रोकने में भी फेल है, अग्निवीर जैसी समस्या वो करने के लिए है। तो आज 80 नहीं, ये 800 पार की बात कर ले, लेकिन जनता इनको 400 पर हार देगी। कि मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया, आदमी का खून, और तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। अब ये जो 10 साल में मोदी जी ने कार्य किए हैं, जनता देख रही है। नमस्कार, द रेड माइक इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और ये इमारत आपको बता रही है कि शहर कौन सा है। ये है शहर लखनऊ और अभी ईद ख़त्म ही हुई है और सैटरडे संडे है ईद के बाद का, तो इस वजह से यहाँ ज़रा रश ज़्यादा है। लेकिन चुनावी माहौल में अगर आप यूपी को गेज नहीं करते हैं या वहाँ का मन डालने की कोशिश नहीं करते हैं या वहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो शायद किसी भी किस्म का चुनाव अधूरा रह जाएगा। और वही करने के लिए द रेड माइक इलेक्शन यात्रा अब आ गई है लखनऊ में। लखनऊ के दिल में क्या है, उत्तर प्रदेश के दिल में क्या है। अगर आप बीजेपी से बात करेंगे तो वो कहेंगे 65 पार, 400 पार कैसे होगा। ऐसे ही तो होगा जब यहाँ यूपी में 65 पार हो, 80 में 80 हो जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि एक बार फिर से 2017 का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम उसमें सफल होंगे। बहन जी कहाँ हैं, ये एक अपने आप में एक चर्चा है। और इस सब के बीच में यूपी की जनता, तो यूपी की जनता भी है यहाँ पर और ये पार्टीगण भी हैं और उनके नेता भी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चौपाल जो हमने लगाई है। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी के लिए हम मजाक में ये कहते हैं, अगर इनकी शायरी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की हो जाए तो 80 में 80 तो आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और डॉक्टर प्रियंका मौर्य, आपका भी बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी की नेता। इनके बारे में अगर आपको याद हो 2022 में ये कहा जाता था कि कांग्रेस की ब्रांड एम्बेसडर जो बीजेपी में चली गई। तो 2 साल हो गए हैं डॉक्टर मौर्य, उस 2 साल में आपका मन या मत बदला है या जो आपने फैसला उस समय लिया था वही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मेहमान और आएंगे, ज़रा जाम में फंस गए हैं क्योंकि आप जानते हैं ये सैटरडे संडे का मामला है। सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले, या अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं डॉक्टर मौर्य से शुरू करूँ। सत्ता में वो हैं, हमेशा लेडीज फर्स्ट, लेडीज से ज़्यादा सत्ता में वो हैं, है ना। डॉक्टर मौर्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इधर आ जाए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर मौर्य कि बीजेपी का ये जो नारा है 400 पार, ये 400 पार तब होगा जब आप अपने सैचुरेशन पॉइंट से भी ऊपर चले जाएं। अब क्योंकि हम लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर 65 का 80 होगा, कहीं और 5 का 6 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, ऐसे ही कर करके वो 400 पार होगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो 65 से ऊपर बीजेपी को ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। हम तो सीधे कहते हैं 80 में 80, क्योंकि बीजेपी का मूल मंत्र है प्रजातंत्र और सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है लोगों के हित में, युवाओं के हित में, इस देश के किसानों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ये सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और पूरी एनडीए को 400 पार ले जाएंगे। अच्छा, अब ये अब्बास साहब की पार्टी जो है, एक गठबंधन इंडिया अलायंस है, एक उत्तर प्रदेश में आपका पीडीए है, जिसका जिक्र जो है वो अखिलेश यादव जी ने हमारे एक इंटरव्यू में पिछले साल किया था और उन्होंने उसका बताया था कि इसके मायने क्या हैं। अब 80 में 80 वो ले जाएंगे तो आप क्या करिएगा, क्योंकि आपका भी नारा है 80 पार वाला। ये 80 सीट्स जो हैं, ये इस पे क्या है आपकी गणित? वो ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ अब्बास साहब, क्योंकि 2017 में सपा बहुत गठबंधन करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई।
19 में नहीं हो पाई, 22 में नहीं हो पाई, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो नारे होते ही हैं। निश्चित रूप से ये 80 में से 90 जीतने का भी नारा दे सकते थे, किसी को आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी और पीडीए की आपने बात करी, तो हमारा ये मानना है कि पीडीए ही इंडिया गठबंधन को मजबूत करता है और पीडीए ही हमें आगे लेकर के जाएगा। समाजवादी पार्टी की ये ना नियत है, ना समाजवादी पार्टी की विचारधारा है कि वो किसी एक समुदाय की बात करे। हमें सबका वोट मिल रहा है, हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे ज़्यादा शोषण पीडीए का हुआ है, तो हम पीडीए की बात प्रमुखता से रखते हैं। पीडीए के मुद्दों पर लड़ना हमारी ना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि मुझे लगता है जनता हमसे अपेक्षा। हमारे जो साथी नहीं जानते हैं पीडीए क्या है, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी। डिम्पल परिवार, पीडीए का मैं बताती हूँ फुल फॉर्म, परिवारवाद, डिम्पल और अखिलेश। नई परिभाषा है। आप देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे अनुवाद हो सकते हैं, बीजेपी के भी और एनडीए के भी। मुझे लगता है इस प्रकार की जो है बातों में नहीं जाना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अगर प्रियंका जी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ काम गिनाए होते, इन्होंने क्या काम किया, आज इनके नेता है संगीत सोम, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अपराधी गुंडे पालता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडों को संरक्षण देते हैं, उनको पालते हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। औसतन 10 हत्याएं हो रही हैं प्रदेश में। आज लखनऊ में क्या हुआ, पूरे प्रदेश में 8 बलात्कार औसतन प्रतिदिन होते हैं। लेकिन उसके बाद अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर उतरना चाहिए, धरातल की बात करनी चाहिए। एक शेर है कि तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल के सिवा। थोड़ा समझा दीजिए। मुझे लगता है ये शेर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून भी यही चलाते हैं, प्रचार तंत्र भी इन्हीं के हाथ में। तो मुझे लगता है जो अपराध कर रहा है शायद वही कहे कि हमने अपराध मुक्त कर दिया, वही कह दे कि मैं जज हूँ। तो ये मुझे लगता है इस प्रकार की स्थिति है आज भाजपा की। मैं समझ सकता हूँ राजपूत साहब, आप शुरुआत ही शेर से करना चाहेंगे, जैसे कि आपकी तासीर रहती है तो हो जाए। तो कहते हैं ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी की जगह गमे राजनीति, तेरा शुक्रिया ये कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो मसला क्या है आज की डेट में संकेत भाई ना, कोई अपना कि 80 पार, 400 पार, एक्चुअल में 400 पर हार है इनकी। क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि इंट्रा कंट्रडिक्शन से ये लोग गुजर रहे हैं। संगीत सोम, संजीव बालियान की लड़ाई ये लोग नहीं सेटल कर पा रहे हैं, और बात करते हैं यूक्रेन का युद्ध सेटल करने की। अपने 2 प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं सेटल कर पा रहे। मोदी जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए, सब आ गए, लेकिन 2 प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं सेटल कर पाए। यूक्रेन का युद्ध सेटल कर रहे हैं, इजराइल का युद्ध सेटल कर रहे हैं। आज मैं चौक में खड़ा हुआ हूँ, ईद के बाद टर है आज यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों की बधाई। यहाँ पर आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें से कई बच्चों को इजराइल भेजा हुआ है। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयशंकर की एडवाइजरी है कि ईरान और इजराइल ना जाएं, क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं है। लखनऊ से कितने सारे लोग गए? लखनऊ से हजारों लोग गए हुए हैं, ये सरकार ने भेजे हैं। मसला इन मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करेंगे, चूंकि ये मुद्दे गौण हैं इनके लिए। इनके लिए मुद्दे क्या हैं? सांप्रदायिकता बढ़ाना। इनके लिए मुद्दे क्या हैं? कि महंगाई पर बात न हो पाए। इनके लिए मुद्दे क्या हैं? कि कौन क्या खा रहा है सावन में और कौन क्या खा रहा है नॉन सावन में। अरे भाई, मणिपुर का, मेघालय का और नागालैंड का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 12 मास गौमांस खाता है, और वो लिख के दे रहा है कि साहब मैं खा रहा हूँ। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ये लोग तो मटन खाते हैं, मछली खाते हैं। मुद्दा मछली है, मटन है या अग्निवीर है? मुद्दा आज की डेट में इन बच्चों की नौकरी है या क्या नाम किसी का खाना है? मुद्दा 350 रुपये के सिलेंडर को 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया इन लोगों ने, मुद्दा वो है। मुद्दा मणिपुर की महिलाओं से लेकर के कानपुर तक की महिलाओं का बलात्कार बचाना है, या मुद्दा जो है आज की डेट में कौन क्या खा रहा है, ये मुद्दा है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। अर्थव्यवस्था में भी फेल है, नौकरी देने में भी फेल है, महंगाई रोकने में भी फेल है, अग्निवीर जैसी समस्या वो करने के लिए है। तो आज 80 नहीं, ये 800 पार की बात कर ले, लेकिन जनता इनको 400 पर हार देगी। डॉक्टर मौर्य, जो बात सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं वो कम से कम जो सर्वे होते हैं उसमें तो दिख रहा है, जैसे कि CSDS
लोकनीति CSDS का एक सर्वे है जिसमें देश की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। वो सर्वे कहता है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, इससे पहले भी इस सर्वे ने कई बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है सुरेंद्र जी की कई बार बीजेपी या और कोई दल जीत गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि बेरोजगारी मुद्दा होते हुए भी आप जीत रहे हैं? ये पहला चुनाव है जो कि ना तो आतंकवाद पे, ना तो उग्रवाद पे, ना ही किसी भी फसाद पे लड़ा जा रहा है। ये पहला चुनाव है जिसमें जनता ये देख रही है कि हम किसको वोट देंगे तो कौन हमारे देश को आगे ले जाएगा। जिस तरीके से ये यहाँ पे खड़े होकर के काम मुझे गिनवा रहे हैं, आपको गिनवा रहे हैं, अगर इन्होंने काम सच में किया होता तो 50 साल में जनता इस तरीके से इनको नकार नहीं देती। जनता को नहीं समझा पाए कि इन्होंने क्या काम किया जब इनको जनता ने सिर आंखों पे बिठाया। अब ये जो 10 साल में मोदी जी ने कार्य किए हैं, जनता देख रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सिर्फ शांतिमय तरीके से अपना त्यौहार मना। डॉक्टर मौर्य, यहाँ पर एक सवाल ये है कि हम लोगों की जो पूरी व्यवस्था है ना, इस देश का लोकतंत्र, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यानी कि कायदे से आपका विधायक और आपका सांसद वो चुन के आता है और फिर वो उसके बाद प्रधानमंत्री चुनते हैं या चीफ मिनिस्टर। ऐसा कार्य क्या किया कि जनता ने इनको क्यों नकार दिया? क्योंकि आप जो बोल रही हैं, आपका ये कहना है कि वो सारी चीज़ें घूम फिर के चुनाव लड़ भी नरेंद्र मोदी रहे हैं और चुनाव जीत के उन्हीं के नाम पर। देखिए, जनता इस बार लड़ रही है और जनता दिखाएगी कि कैसे जो कार्य हुए हैं उसके बल पे फिर से मोदी जी आएंगे, फिर से कमल खिलेगा, क्योंकि सबके हित में कार्य हो रहा है। जी फिर मैं एक बड़ी पुरानी, एक बड़ा पुराना मेरा बस ये कहना है कि ये देखिए, ये एक बड़ी बात, एक नेशनल पिक्चर तो हो गई, पर क्योंकि हम यूपी में हैं, मैं जानना चाहता हूं, अगर एक पार्टी को बहुत कॉन्फिडेंस है 80 में से 80 का, तो फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से है? क्या जीतेंगे वो? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा इस जवाब के बाद, और फिर आपसे यही सवाल। वो कहते हैं ना कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज की डेट में इनके लश्कर बड़े हैं। आप इन्होंने पूछा ना क्या किया हम लोगों ने, भाई भाखड़ा नंगल डैम हमने बनाया, IIT हमने बनाए, IIMs हमने बनाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने किया, कोऑपरेटिव बैंक। मुझे तो पुरानी बात हो गई। लीजिए ना, मैं आपको फिर से आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं बनाए, लेकिन आंकड़े भी ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 साल में कितने IIM बने, कितने IIT बने, कितनी नौकरियां मिली, और इन 10 सालों में कितनी। पिछले 5 सालों में संसद में नरेंद्र मोदी जी का जवाब है। जब एक सांसद ने पूछा कि कितने IIT और कितने IIM बने, तो नरेंद्र मोदी सरकार का जवाब है कि पिछले 5 साल में ना एक IIT बना है, ना एक IIM बना है। ये बाकायदा नरेंद्र मोदी जी का जवाब है। आप चाहिए तो इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। देखिए, ये एक सेकंड, मैं ये देखिए, ये एक सेकंड, सुरेंद्र जी मेरे देखिए, जब हम एक सेकंड, हम IIT, IIM, नेहरू और इतना ऐसे तो हम कहाँ तक चले जाएंगे। मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड, मैं इसको फोकस रखना चाहता हूँ। डॉक्टर मौर्य, एक सेकंड, मैं जो है इसको एकदम फोकस रखना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि आपका गठबंधन जो है वो मतलब ये इस 80 में काफ़ी गुल खिला सकता है, तो फिर वो क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है, क्या एरिया आपने आइडेंटिफाई किए हैं? मुद्दे आप लेकर के जाएंगे, लेकिन एक वो होगा ना कि इस एरिया में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या है समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी? आपके जयंत चौधरी तो छोड़ के चले गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, OP राजभर छोड़ के चले गए। ठीक है, अब कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन 2017 में भी था, यूपी के लड़के कामयाब नहीं हो पाए। इस वजह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो रणनीति क्या है? देखिए, बहुत बड़ी विचित्र बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछ रहा है कि आप आंकड़े दीजिए कि 10 साल में क्या विकास हुआ। इनके पास अपना गिनाने को कुछ नहीं। और जहां तक देखिए चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जो प्रथम चरण की 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी आप काम की बात कर रही थी, तो मैं ये दिखाऊंगा। मैं
जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं। मैं 3 उदाहरण यहीं खड़े खड़े दे सकता हूं जहां पे आपकी राज्य सरकार ने कुछ और दावा किया और केंद्र सरकार ने राज्यसभा पार्लियामेंट में उसका विरोधाभासी, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जारी किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो शिक्षा हो, तमाम ऐसे मामले। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, लेकिन जनता अब जागी है, जनता समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो पीडीए है उसके ऊपर जो आपके द्वारा अत्याचार किया गया है, उनके अधिकार छीनने का काम किया, जो हमारे देश का सोशल सेक्युलर फैब्रिक है, जो हमारे देश के सामाजिक न्याय है, उसके खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उसके प्रहरी हैं, हम सब नागरिक यहाँ जो भी खड़े हैं, मुझे लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये एक साधारण चुनाव नहीं है 2024 का। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं कि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। फिर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आप बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो नहीं खत्म कर सकते या बदल सकते। को पार्टी से निकाला क्या, जेल में भेजा क्या, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया क्या, वो आज भी चुनाव लड़ रहा है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री तो प्रज्ञा ठाकुर को भी माफ नहीं किए थे, प्रधानमंत्री तो रामजादे और हरामजादे कहने वाली उस साध्वी को भी माफ नहीं किए थे, प्रधानमंत्री अनंत हेगड़े को भी माफ नहीं किए। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी का अंतर ही तो देश को डरा रहा है। प्रधानमंत्री अगर अपनी जबान पर होते तो हमें प्रधानमंत्री से आपत्ति क्या। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं अमेरिका जाकर के हर हफ्ते में आईआईटी खुलता है, हर हफ्ते में आईआईएम खुलता है। सरकार कहती है कि पिछले 5 साल में ना एक आईआईटी खुला है ना एक आईआईएम खुला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कौन झूठा है कौन सच्चा है? प्रधानमंत्री जी अगर इस देश में सच बोलने वाले पुराने प्रधानमंत्रियों की तरीके से होते तो निश्चित तौर पर इस देश में इस तरीके से ना तो सांप्रदायिक विभाजन होता, ना ही बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या होती, ना ही अग्निवीर जैसी कोई समस्या होती, ना ही महंगाई होती, और ना ही चीन की सीमा पर भी ये लोग मानते कि 4000 किलोमीटर पर उसने हमारा कब्जा किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं, लगातार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए कि फलाने ने सावन में ये खाया, भी तो सावन आया भी नहीं है। और कौन आदमी क्या खा रहा है क्या लेना देना आपको। यहाँ पर आदमी मछली नहीं खाता नवरात्रि में, मिथिला में 12 मास मछली ब्राह्मण खाता है, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी का भेद है, यही तो देश को और आपको इस चौराहे पे खड़ा किए हुए है संकेत भाई। नहीं तो आप भी बैठे होते अभी बढ़िया से स्टूडियो में। हम चाहे कुछ भी हो जाए स्टूडियो में कभी नहीं बैठ पाएंगे, ऐसी सड़कों पे मिलेंगे आपको। देखिए, कथनी और करनी में अंतर बताने वालों के लिए मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेसिफिकली, कि राहुल गांधी जी के अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से डरी हुई है, राहुल गांधी जी से डर गई है। मैं सीधी सी चीज़ बता दूं कि राहुल गांधी पता नहीं कहा कि ये आपकी रिपोर्ट आप अपने पास रखिए। अब ये संसद को भी नहीं मानती, ये संसद को भी नहीं मानती। ये सुरेंद्र राजपूत जी जो हैं वेब दुनिया का एक आर्टिकल दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष। दुनिया कौन सा आर्टिकल हाँ। है? भाई ये कौन से संसद की न्यूज है मैडम। कौन से कायदे के आर्टिकल में ये अगर लिखा मैं हुआ है? राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये संसद का जवाब नहीं हुआ तो, वरना प्रियंका जी बताएं वो क्या छोड़ेंगी। ये देखिए, ये मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जहाँ से मुझे छोड़ के आना था, मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, मैं बता दूं, ये जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं राहुल गांधी से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी थ्रेट नहीं है, वो एसेट है। क्योंकि जब मोदी जी भाषण देते हैं तो जनता उनसे मोटिवेट होती है उनको वोट देने के लिए, और जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो जनता विवश हो जाती है मोदी जी को वोट देने के लिए। तो ये तो हाल है कांग्रेस पार्टी का, जो ये पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं बता दूं कि एम्स की अगर ये बात कर रहे हैं तो 23 एम्स बने हैं, और आपके समय में एक भी आईआईटी और एक भी एम्स खुला हो, प्रियंका जी या तो आप योगी सरकार से इस्तीफा दिलवा दीजिए, और नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। मत कीजिए, आपको तब नहीं। फिर से मेरी गुजारिश देखिए, चीखम चिल्ली में अक्सर हाँ, या तो आदमी पढ़ लिख करके आए, हाँ, तैयार नहीं है ना। या तो आदमी पढ़ लिख करके आए। अरे, भाई संसद का जवाब है, मेरा थोड़ी जवाब है। संसद में इनके मंत्री का जवाब है। इसको मानने को ही तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैं एक करके अब्बास साहब बिना कार्य पे 10 साल से मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। ठीक है। क्योंकि जनता के बल पे आज ठीक है। अब मैं अब्बास साहब आपके पास आना चाहता हूँ और एक मर्तबा फिर
उत्तर प्रदेश पे लौटना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ IIT IIM में हम लोग टहलने निकल गए, तो एक बार उत्तर प्रदेश पे रहेंगे। आप यहाँ की बात कीजिए। आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि ज़मीन पर एक ऐसी स्थिति है कि जैसे एक तर्क ये दिया जाता है कि आपको 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। एक तर्क विपक्ष की तरफ से ये भी दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि मान लेते हैं कि जनता नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या उस नाराज़गी के चलते वो आपको एक विकल्प की तरह चुनना चाहती है, आपको और सुरेंद्र राजपूत जी को? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। देखिए, हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है। निश्चित रूप से पहले के चुनाव इन्होंने जीते, उसके अलग मुद्दे होते हैं। आज अगर आप बात करें मुद्दों की, किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है कि आप किसानों के कर्ज पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकते, आप किसानों को MSP पे गारंटी नहीं दे सकते, स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से MSP फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने 2 दर्जन उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ कर सकते हैं। आप जो है, जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको 400 रुपये नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में MSP सबसे कम है, गन्ने पे MSP अगल बगल के राज्य। आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है इस पर? क्योंकि कांग्रेस का न्याय मैनिफेस्टो तो देख लिया हमने, आपका भी मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें इस चीज़ को लेकर के क्या बात? देखिए, हम 450 रुपये जो मनरेगा मजदूर हैं उनको हम 450 रुपये मिनिमम वेज गारंटी दे रहे हैं। हम जो किसान हैं उनको MSP पे गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पे देने की बात करते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। आज हमारे प्रदेश के युवाओं को आपको वॉर जोन में क्यों भेजना पड़ रहा है? आज केंद्र सरकार की एडवाइजरी आ रही है कि वो सुरक्षित नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? किस सरकार ने MOU किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन इसका जवाब ये नहीं देंगे। युवा बेरोजगार है, उनकी रोजगार बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। आप जहाँ पे खड़े हैं, ये किसकी सरकार के द्वारा किया गया काम था? आज देखिए जीर्णोद्धार का क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे घास बढ़ी हुई है, सफाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने एक हेरिटेज इलाके को किस प्रकार से नष्ट करने का काम किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो पुरानी सरकारों के किए हुए काम थे, उनको अगर सजोने का, उनका संरक्षण करने का काम किया होता, तब भी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती थी। मैं डॉक्टर मौर्य आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे बोले। एक है किसानों का मुद्दा, और उसमें ये गारंटी की स्वामीनाथ कमीशन के रिकमेंडेशंस लग जाएंगे, MSP की गारंटी हो जाएगी किसानों को, जो किसान मांग भी रख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये वादा क्यों नहीं करती? वित्तीय भार के चलते? और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तब आप ये गारंटी करने की बात कर रहे थे। आपसे मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी, गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा MSP गारंटी की बात विपक्ष करती है, फिर वो कोई भी पार्टी हो, और सत्ता पक्ष में जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, फिर वो एकदम से वो वित्तीय भार सा लगने लगता है। इतना हंसने वालों से पूछ लीजिए कि इन्होंने क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया, इतनी तो इन लोगों को हंसी आ रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, हम मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं। अरे बात करने वाले बात करते ही रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमेशा जनता के लिए बात ही किया है। कार्य भी करना होगा, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा जब जनता आपको समय देती है। हमारे BJP का तो मैनिफेस्टो ही नहीं आया अभी तक। देखिए, उनका आ गया, इस वजह से चर्चा। इनका मैनिफेस्टो देखिए ना, ये लोग तो पूरा इंडिया अलायंस बना करके चल रहे हैं। अलायंस में ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा एक है। कैसे है इनकी विचारधारा एक, अगर इनके मैनिफेस्टो अलग अलग हैं? आप इनसे ये सवाल कर सकते हैं, कैसे इनका कौन है एक, कौन एक नेता है, कौन इनकी एक नियति है जिस पे ये चल रहे हैं? ऐसे तो नहीं, अब क्योंकि आपका ये मैं तो आपसे अलग अलग मैनिफेस्टो है, तो क्या सब जितना भी अगर मान लीजिए इनकी सरकार बनती है तो क्या तो पूरे इंडिया का एक मैनिफेस्टो होगा? कौन होगा वो एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा? क्या ये बता पाएंगे? नहीं है इनके पास जवाब। अब मैनिफेस्टो की बात कर लीजिए, मैनिफेस्टो ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं जब आपकी एक विचारधारा पे आप चल रहे हैं? 2017 में ही जैसे इन लोगों ने गठबंधन किया, वो सबने देखा कि राहुल गांधी के साथ जो गठबंधन रहा समाजवादी पार्टी का, उसमें कैसे उन 2 लड़कों को। आप क्या ये गारंटी कर रही हैं कि NDA जिसमें 95% से ज़्यादा BJP ही होती है, अभी भी जो प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है 370 पार BJP और 400 पार NDA, यानी कि वो NDA तीसरी है एक कैलकुलेशन में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज आप ये वादा कर सकती हैं कि NDA का साझा मैनिफेस्टो आएगा? जैसे ये सवाल अभी मैं पूछ दूंगा, अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों कर रहे हैं, कन्फ्यूजन, तो आप NDA का एक साझा मैनिफेस्टो आएगा? देखिए, मैनिफेस्टो जदयू को भी कबूल हो, आएगा।
ये तो अभी सबके सामने होगा। ये तो मैं अभी पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर दूं। सीधी सी बात ये है कि जो भी कार्य हो रहे हैं यही मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, और आगे जनता के लिए हित में कार्य होता रहेगा। यही मैनिफेस्टो आप देखेंगे आने वाले समय में। मोदी की गारंटी रिलीज हो जाएगा तो सबको दिख जाएगा। मोदी की गारंटी गारंटी वही मैनिफेस्टो है। और फिर से अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि दोनों ने उठाया और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा हमने देखा यहाँ पर लोग लाइन लगा लगा करके इजराइल गए, बड़ी लंबी लाइन थी वॉर जोन में। और ये भी बात एकदम साफ हो गई है कि यूपी से गए हुए लोग या और देश में जो और जगह से लोग इजराइल गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं तेल अवीव में बहुत सुरक्षित जगह पर काम कर रहे हैं। वो उन लोगों को ऐसी जगहों पर भेजा गया है जहाँ पर हर समय मोर्टार शेलिंग या मिसाइल दागे जा रहे हैं। मतलब वो वॉर जोन में सबसे आगे वाली पंक्ति में उनको मतलब ख़तरा है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता है कि ये भी एक सवाल यूपी की जनता को आपको देना पड़ेगा कि अगर इतनी अच्छी यहाँ पर रोज़गार की स्थिति थी तो फिर इजराइल में वॉर जोन में और वो भी सबसे आगे जाने पर क्यों मजबूर हुए यूपी के लोग? देखिए, अब इसके बारे में मैं रियल फैक्ट बोलूँ तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं इस पे ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगी। यूपी से लोग गए हैं और इस पे मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। बट अगेन, जिस तरीके के हालात हो रहे हैं और अगर ये नुकसानदायक है, वहाँ पे लोगों को इससे सफ़र करना पड़ रहा है, तो आई बिलीव सरकार को इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक अजीब सी स्थिति, क्योंकि यूपी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। शरद जी आ गए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शरद प्रधान जी हमारे गुरु, जब हम लखनऊ में काम करते थे तब से, लिटरली मजाक नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता आपने उंगली पकड़ के सिखाया। बहुत बहुत गुरु नहीं होता। अभी यहाँ पर बात हो रही थी, डॉक्टर मौर्य से सवाल ये पूछा कि अगर इतनी ही रोज़गार की अच्छी स्थिति थी तो यूपी से भर के जो इजराइल गए हैं, बहुत लंबी लाइन जहाँ जंग हो रही है, जहाँ लोग मरने के लिए और उनको एकदम जहाँ पर जो वॉर जोन है, जहाँ सबसे ज़्यादा मिसाइल दागे जा रहे हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं, उन गाँवों को बसाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर अब हमको बतौर सरकार फिर उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, फिर कोई मिशन लॉन्च करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट लेना पड़ेगा कि हमने देखिए उनको ले आए, हम बचा के ले आए, ये भी क्रेडिट लिया जाएगा। छोटी सी जानकारी दूं, आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है ईरान और इजराइल में नॉट टू गो। ओह, यस, एक्सटर्नल अफेयर में आज मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने जानकर वो मैं एक बार शायद हो सकता है, मुमकिन है कि वो लोगों ने एग्जेम्प्ट कर दिया हो कि जो उनकी बीजेपी की सरकारें हैं उनको खामोशी से उनको करने दें, कुछ जो मर्जी चाहे करें, लोग मरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े बहुत लोगों मरने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शरद जी अब क्योंकि यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस कि 400 पार वो तभी हो पाएगा जब अपने आप सैचुरेशन पॉइंट से भी ऊपर जाएं। यानी कि पिछले 2014 में 73, 2019 में 65, अब अगर 15 और खींचेगी बीजेपी। 62 हैं, 64 टोटल, 62 62 है, 64 वो मिला के हैं एलाइज को, लो तो बीजेपी के अपने 62 है। मीन्स आपको अपने दम पर अगर आप यूपी से 18 और ले आते हैं या और राज्यों में आप और ले आते हैं, तब जाकर के ये फिगर 400 या 370 होता है। जो हिंदी हार्टलैंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तो तीनों सैचुरेटेड है। मध्य प्रदेश में 1 सीट का फर्क है, छत्तीसगढ़ में 2 का। जैसे बिहार देख लीजिए 39 एनडीए के लिए, 39 एनडीए के लिए, लेकिन इन स्टेट्स में तो कोई स्कोप नहीं है बढ़ाने का। यूपी में स्कोप है, और यूपी में स्कोप तब हो पाएगा अगर ये तो एक माहौल बनाने का, अमित शाह का शुरू से ये डिज़ाइन रहा, ये एक माहौल बिल्ड करो, और माहौल हमेशा बनाया जाता है झूठ पे, वो सक्सेसफुली होता है, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया साथ दे तो फिर कुछ भी सब कुछ पॉसिबल है। तो ये क्रिएट कर देना एक झूठा आर्टिफिशियल माहौल कि हम तो 80 पे 80 जीत रहे हैं, रियलिटी से बिल्कुल परे। और उसके बाद अगर ईवीएम्स में भी गड़बड़ होती है तो फिर आप कहेंगे कोई नहीं होता, हम तो शुरू से कह रहे थे कि 80 में 80, लेकिन 80 में 80 बिल्कुल एक फॉल्स। पर देखिए ना, मतलब अगर हम अलायंसेस भी देखें तो सपा और कांग्रेस तो साथ आ गए, अब आप लोग कितना सेंध मार पाएंगे वो तो चुनाव बताएगा। लेकिन बीजेपी का वेस्ट में आरएलडी हो गया, ईस्ट में ओपी राजभर हो गया, और भी तमाम उनके गठबंधन, तो आपको लगता है वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल एकदम रिंग फेंस कर दो उत्तर प्रदेश को, कि यहाँ से चाहे अलायंस से जीते तो वहाँ से जीते, वेदर बाय हुक और बाय क्रुक। और उसमें ब्रिजभूषण सिंह जैसे बदमाशों को, क्रिमिनल्स को भी जिनको सज़ा होनी चाहिए,
उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो अभी देखिएगा आप कितने सारे लोग हैं इस तरीके अनडिज़ायरेबल लोगों को, उसमें फिर वो हाई मॉरल ग्राउंड खत्म हो जाए। वैसे बीजेपी बड़े हाई मॉरल ग्राउंड की बात करती है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल। अभी तक टिकट डिक्लेयर हुई नहीं है उनकी वैसे। नहीं, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इंतजार के वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो उसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं जैसे अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस वालों का लोग इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मैंने वो शरद जी जो है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। आप ये सोचें कि ये पत्रकार का काम संकेत भाई स्थायी विपक्ष का है। हम लोग तो कभी सत्ता में कभी प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन पत्रकार स्थायी विपक्ष है और इस मामले में शरद जी को 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। चलिए आइए उनसे तो मैं और ऐड करना चाहूँगा, यूपी में जितना भी एक जो बढ़त होती है अगर बीजेपी की, उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट कम है, ये विपक्ष को क्रेडिट ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि विपक्ष घेर में नहीं आया है जिसमें होना चाहिए था। आज से नहीं, 2 महीने पहले होना चाहिए था। दोनों इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। बहुत स्लो और बिल्कुल जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ होना चाहिए वो नहीं है। दो सबसे पहली बात तो रायबरेली और अमेठी का जरा बता दें। सारे जवाब वहाँ क्या होगा? थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। पहले तो मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य को बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रवक्ता है जिसने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम, वरना तो नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रवक्ता तक सर्वज्ञ हैं इनके यहाँ। तो भाई ये बधाई की पात्र है, जो चीज़ नहीं है इन्होंने स्पष्ट। पर वो ऑनेस्ट एडमिशन है, इसीलिए मैंने इसको कुछ बोले और फिर सार्कास्टिक वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली इनको बधाई दे रहा हूँ, ऑनेस्टली बधाई दे रहा हूँ। इन्होंने अच्छी बात करी, क्योंकि जो नहीं है जॉनर कोई बात नहीं, उस पर हम इनको नहीं खींचेंगे। अब आप आ जाइए हमारे उस पर। तो शरद भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि एक बड़ी रामायण की चौपाई थी कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण के पास तमाम संसाधन थे, उसके पास तमाम रथ थे, इंद्र का रथ था, 9 के 9 ग्रहों को उसने अपने पैरों के नीचे रख रखा था, भगवान शंकर के तमाम अमोघ अस्त्र उसके पास रहते थे। और दूसरी तरफ कौन था? बिरथ रघुबीरा, नल नील कोल भील हनुमान जामवंत, इनको सबको सारी जंगल की जातियों को लिए हुए एक हमारे रघुवीर थे जो पैदल चलते हुए, जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए सबको इकट्ठे करते हुए चल रहे थे। संसाधन नहीं थे हमारे पास, पुल बनाना था तो मजदूरों के पैसा नहीं था, अपने वर्करों से हमने कहा कि भाई पुल बनाओ जा करके। तो हम संसाधनहीन लोग हैं आज की डेट में। तो संसाधनहीन लोग जैसे रैली कर सकते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव जा रहे हैं, नगर जा रहे हैं, डगर जा रहे हैं। मैं भी अपने सहारनपुर प्रत्याशी की बात बताऊं, कल मैंने कहा क्या रैली करानी है तुमको इमरान मसूद से, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे कोई रैली नहीं करानी, मैं एक एक व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ, मुझे राहुल जी को परेशान नहीं करना है, अखिलेश जी को परेशान नहीं करना है। हम लोग संसाधनहीन लोग हैं सर इस वक्त। रैली शुरुआत कल अखिलेश जी ने करी, कल इतनी बड़ी इंडिया अलायंस की रैली हुई, पूरे उससे गायब थी। वहाँ पर क्या नाम, तमिलनाडु में आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली को MK स्टालिन और राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन की संबोधित किया। 17 लाख लोगों से ऊपर थे। आप चाहें तो उसके विजुअल्स देख लीजिए, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया। कल क्या नाम, अखिलेश यादव जी पीलीभीत में थे, आज वो मुजफ्फरनगर में हैं, मेरठ में हैं और बिजनौर में हैं। तो हम अपने हिसाब से जो संसाधनहीनता की है हम लोग चल रहे हैं। इतने संसाधन है उस हिसाब से। अब शरद जी का वो पॉइंट रायबरेली और अमेठी, मैं भी वो भी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक एक कांग्रेस का नेता चाहता है कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो खड़गे जी हों, सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों या राहुल जी हों, ये हमारी भावनाओं की कदर करेगा। इतना डिले क्यों? देखिए वो तो आज की डेट में ऐसे लग रहा है ऐसे कि डाउट है। ये आपको लग सकता है। देखिए निर्मल, इससे पहले आप मुझे बताइए 2004 में क्या ये मन में डाउट था? 2009 में था? 2014 में था? नहीं था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी जैसा मायावी शासन भी नहीं था। आप इस चीज़ को देखिए, उस वक्त आप लोगों को बात करने की आज़ादी थी। और आप एक मिनट पर, और इनसे भी तो पूछ लीजिए, रायबरेली अभी तक नहीं घोषित कर पाए। भाई हम तो नहीं घोषित किए, चलिए हमारी कमी आप कह सकते हैं, आप लोग निर्मम मीमांसा कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि ब्रजभूषण का टिकट, चलो मान लीजिए कि ये लोग चाहते हैं जाटलैंड में वोट पड़ जाए, उसके बाद करें। हम मानते हैं लोग क्या नाम चोरी करते हैं, ये लोग इस तरीके की मान लेते हैं, लेकिन रायबरेली का टिकट अब तक ये लोग काहे नहीं घोषित किए भाई? एक सेकंड, ये आपने बड़ी रोचक बात की। आपने कहा कि बीजेपी तब तक रोक करके रख रही है टिकट जब तक। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं ब्रजभूषण को टिकट मिलेगा, क्योंकि परसों ब्रजभूषण ने फिर कहा, उसने कहा किसकी हिम्मत है मेरा टिकट काटेगा, ऐसे बोल रहा है, तुम काटोगे, ये कहा उसने बाकायदा, किसकी हिम्मत है मेरा टिकट काटेगा।
ये उसका अहंकार बोल रहा है, जो अंदर मोदी जी के भी बोल रहा है, वही अहंकार उसके अंदर भी बोल रहा है। अब क्योंकि इतने एक चीज़ एडवाइस करूंगा, इनके बाकी संसाधनों की कमी की तो बात ये ठीक कह रहे हैं, अकाउंट फ्रीज हो गया कांग्रेस के, आईटी अभी पता नहीं अभी लेकिन नहीं, इनको मैं खाली इतनी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने क्लेम अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है राम, वो बड़ा खतरनाक है। राम को तो वो लेके आए नहीं सर, हमने तो आप फिर उनके मातहत हो देखिए, जाएंगे। हम तो एक चीज जानते हैं कि जोश, हम तो राम को नहीं ला सकते, हम तो चाहते, हम राम हमको लेकर के आए हैं, और राम लेके जाएंगे भी। और राम ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, वो सबको तारते हैं। तो इसलिए जान लीजिए, हमने तो कहा रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर सवार था और बिरथ रघुवीर थे, पैदल चल रहे थे रघुवीर, नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के ये बहुत इंटरेस्टिंग है। राजनीति के राम जो हैं वो अक्सर और ख़ास तौर से यूपी के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में बहुत बात होती है। ये भी एक चर्चा का छोटा सा विषय बनाएंगे कि राम मंदिर एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन यूपीज़ वोटिंग, उस पर अभी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर मौर्य पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए सुरेंद्र जी, भाई साहब अभी साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से कोई ना कोई परिवार का ही हम चाहते हैं कि आगे आए, तो सिर्फ नहीं है परिवार की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, ये अभी इन्होंने अपने मुख से स्पष्ट कर दिया। अब मैं अगर बात कर लूं, अगर ये सोनिया जी ने तो छोड़ दिया अभी अमेठी, तो अब ये चाहती हैं कि या तो प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ें या तो राहुल गांधी जी, लेकिन दम नहीं है कि पहले डिक्लेयर कर दें। इतना डरा हुआ है इन लोगों का, जो इनका पार्टी है, ये इतनी डरी हुई है कि ये किसी का नाम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने साफ कर दिया, चाहे वो समाजवादी की पार्टी हो, चाहे वो पूरे इंडियन अलायंस का अगर हम बात कर लें, तो मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं, शिवपाल जी अपने बेटे को आगे बढ़ा करके बदायूं से टिकट देने की बात कर रहे हैं। अमेठी से ये इन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया कि इनके परिवार का ही कोई ना कोई आना चाहिए। अगर हम बिहार की बात कर लें, लालू जी भी अपने परिवार के, अपनी बेटी को भी, अपने बेटे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, बहन, माँ, इन्हीं को ही सिर्फ इन्होंने आगे बढ़ाया, सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाया। ऐसा है, परिवार के बहुत सारे नेता भाजपा में भी हैं। लेकिन इस तरीके से लखनऊ के जो सांसद हैं और नोएडा के जो विधायक हैं, वो एक ही परिवार से आते हैं। और ये एक छोटी सी लिस्ट, बहुत सारे हैं। देखिए, नहीं, वो ठीक बात है कि बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, गलत बहुत सारे एग्जाम्पल हम कहाँ से ले लें। देखिए, एक गिनवा दिया, एक आध और गिनवा दीजिए। पंकजा मुंडे कौन है? मैं छोटी सी बात करता हूं। अनुराग ठाकुर कौन है? नहीं, अरे संदीप सिंह कौन है? राजवीर सिंह कौन है? नहीं, अरे आप देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की भी परिभाषा दी थी। उनके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है, वो परिवारवाद नहीं है। अगर चलिए अब मैं एक बड़ा एक पुराना गाना है कि मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया, आदमी का खून, और तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। ये बड़ा फेमस गाना। मैं एक सेकंड, अब आपसे बहुत टाइम से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे आप ये बताइए, आपकी पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप वही जो हैं, वो अगर उठ के चल देंगे तो फिर मतलब वो किस किस्म का हौसला पार्टी में देगा? और दूसरी चीज़, वो चीफ व्हिप कहाँ के हैं? रायबरेली से क्या हम ये देख सकते हैं कि आपकी पार्टी के चीफ व्हिप जो हैं वो बीजेपी के रायबरेली के कैंडिडेट हो जाएं? देखिए, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। कमज़ोर लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ईडी ने जितने केस दर्ज किए पीएमएलए में, 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए। बाय हुक बाय क्रुक, डरा करके, धमका करके, लालच दे करके ये विपक्ष के नेताओं को डराने का काम करते हैं, उनको अपने पक्ष में लेने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डेस्परेट क्यों है, वो इतनी डरी हुई क्यों है, वो इतनी निराश क्यों है कि विपक्ष के नेताओं को अपने साथ जोड़ना पड़ रहा है। आज प्रियंका मौर्य जी अगर भाजपा की नेता हैं तो मुझे लगता है इनके ऊपर मुझे अफसोस होता है, क्योंकि कोई टिकट ना इन्हें मिलेगा, ना ये राज्यसभा भेजी जाएंगी, ना इनको कोई पद मिलेगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे लगता था कि वो उठाएंगे, अजीत पवार को जेल में डालेंगे। हमें क्या पता था छोड़ेंगे नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एनडीए में मिलाएंगे। यही बात अमित शाह जी ने हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कही कि छोड़ूंगा नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यही बात अशोक चव्हाण के लिए कही गई, उनको राज्यसभा अगले दिन भेजा गया। अरे भाई, भाजपा का मूल कार्यकर्ता क्या करे? जो आरएसएस का वर्कर है, जो काम कर रहा है, वो क्या करे? ये भारतीय जनता पार्टी की निराशा है
है वो जान रही है कि वो हार रही है, इसीलिए उनको उन दलों को जोड़ना पड़ रहा है जिन दलों के लिए दरवाजे बनते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। अब मेरा अकाली दल जैसे अब मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पर जाम लग रहा है और गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ राम मंदिर और उसका इम्पैक्ट राजनीति में। देखिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी से लेके डाउनवर्ड्स कि राम मंदिर किसी तरह मुद्दा बन जाए, लेकिन अभी ऑफ लेट जितने कई सर्वेज ऐसे आए हैं और बड़ा जो देश का सबसे क्रेडिबल सर्वे माना जाता है CSDS और लोकनीति वाला, उसमें काफ़ी स्पष्ट ये है कि राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और ये जाहिर भी होने लगा है जिस तरह नरेंद्र मोदी बात करने, मतलब यहाँ तक उतरा है कि नवरात्र में लोग गोश्त खाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ज़्यादातर गोश्त खाने वाले इस देश में हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, और वो उनको हिंदू मुसलमान ट्विस्ट दे रहे हैं मीट खाने से। तो इससे जाहिर होता है, या जिस तरीके का डेस्परेशन दिखाया उन्होंने, जितने नाम लिए अभी समाजवादी पार्टी वाले ने, उनको तोड़ तोड़ के अपने यहाँ लाना, ये सब दर्शाता है कि इनको डाउट हो गया है कि राम मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट को छोड़ करके बाकी से ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको लगता है राम मंदिर जो है वो वोटिंग को इम्पैक्ट कर सकता है? शरद जी का कहना है कि वो सर्वे कह रहे हैं कि नहीं कर रहा। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राम के नाम पर जो वोट मांगेगा और जो राजनीति करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी। अभी दो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी, आपने अब्बास जी से पूछा कि हमारे इनके सचेतक चले गए। भाई सचेतक तो झारखंड में भाजपा वालों के भी चले गए, हमारे यहाँ आ गए पटेल साहब, मुख्य सचेतक थे। तो मतलब ये आप बात समझिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गए, हमारे पूर्व सांसद गए, इनके तो वर्तमान 5 सांसद हमारे यहाँ आ गए, 5 हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से और मध्य प्रदेश से, बल्कि 6 एक राज्यसभा भी आ गए। आपके पास तो ईडी नहीं है, फिर आप कैसे करते हैं? अब आपको बताएं, तीसरी बीजेपी से कोई किसी और पार्टी में जाता है तो तोड़ के लाए हैं, और अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं आता है तो ये तो गलत बात नहीं करते हैं महिलाओं के साथ भाई, ये बड़ा नहीं। लेकिन अरे देखिए एक बात तो है, आप ऐसा ये बात तो है, ऐसा है कि आपके यहाँ भी लोग आ रहे हैं इस आया राम गया राम की राजनीति में, कुछ लोग आपके यहाँ भी आ रहे हैं। अब जैसे आप वो हरियाणा वाले विजेंद्र सिंह जी देख लीजिए, वो आए, वो बीजेपी से आ गए, वो कह रहे हैं कि मेरा विचारधारा वापसी हो गई। ये कैसे हो सकता है? ना वही मैं कह रहा हूँ, मैं उनको कहीं पर भी पुष्पित और पल्लवित नहीं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ का जो बड़ा नेता है राहुल गांधी जी ने अगर किसी भी पार्टी हॉपर्स के लिए एक शब्द कहा हो, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले आरोप लगाते हैं आदर्श घोटाले का अशोक चौहान के ऊपर, 70,000 करोड़ का, इसके ऊपर अजीत दादा पवार के ऊपर, हसन मुशर्रफ के ऊपर 100 करोड़ का, उसके बाद ईडी की रेड करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जैसे सब पर, उसके बाद जब उनको अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं तो सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं। हमारे यहाँ ना तो हम आरोप लगाते हैं और ना ही हम उनको क्या नाम पुष्पित और पल्लवित करते हैं, ना हमारा नेता कुछ कहता है। ये अंतर है दोनों में। ये लोग डरा के धमका के इलेक्टोरल बॉन्ड भी लेते हैं। वहाँ डरा, आपका ये कहना है, डिफरेंस ये है कि वो डरा धमका के ला रहे हैं और आप जो हैं लोग अपने आप नहीं लोग अपने आप ही आ। मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि इनके पास ये कोई छुपा कोई खुफिया ईडी तो नहीं है? नहीं, कांग्रेस की पार्टी में दरवाजा ले आते ही अपने पास तो अच्छा होता है इनके लिए। जनता को भी दरवाजा है ना सर जी, रूमी दरवाजे पे दरवाजा नहीं है, हमारे यहाँ दरवाजा नहीं है, ना आने वालों की दिक्कत ना जाने वालों की दिक्कत। हमारे यहाँ भी है वॉशिंग मशीन, जो आएगा उसकी धुलाई कर देते हैं हम लोग। अरे ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया? इसको जरूर चला ये वॉशिंग पहले धुनाई करते हैं, नहीं पहले धुनाई करते हैं उसके बाद धुलाई करते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार रही है कि आप वॉशिंग मशीन में विश्वास रखती हैं? देखिए, मेरे से तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई क्या है जो आपके यहाँ हम आते हैं तो उसकी धुलाई हो जाती है। मैं साफ बता दूं, जो लोग दूसरी पार्टियों में रहते हैं उनके विचार चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी, बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी विचारधारा परिवर्तित हो, विचारधारा परिवर्तित नहीं, अरे घोटाला चक्की पीसिंग हो जाती है। आप ये करप्शन में धुलाई कैसे हो जाएगी? मैंने करप्शन, ये देखिए, ये नहीं, एक से मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज देखने को मिली है। नहीं, देखिए, बॉन्ड में देखने को। मेरी पूरी बात आप नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं। मैंने किस संदर्भ में कहा, ये विचारधारा के संदर्भ में कह रही हैं, लेकिन इसके और भी कई संदर्भ हैं वॉशिंग मशीन के।
इन्होंने बहुत अच्छा आखिरी सवाल। हम प्रियंका जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, हम धुलाई कर करके काले कौवे को भी सफेद कौवा कर देते हैं। लास्ट एक सेकेंड से परेशान होकर के आता है। मैं आखिरी सवाल। बीजेपी जो है वो तो 80 में 80 बोल ही रही है, ठीक है। सपा और कांग्रेस गठबंधन क्या कह रहा है? रियलिस्टिक होके बात कीजिएगा। नहीं हमारा मैं बीजेपी का भी 80 में से 80 नहीं मानता हूँ। नहीं, पहले मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा की प्रवक्ता को। इन्होंने बहुत भारी बातें स्वीकारी। इन्होंने स्वीकारा कि जो वॉर जोन में हमारे देश के नागरिक काम कर रहे हैं उसकी जो सरकार को, भाजपा को जानकारी नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने स्वीकारी कि नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको नहीं, नंबर की बात देखिए, हमने तो पहले से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। ये विरोधाभास की पार्टी है। जब इन्होंने कहा आप 80 पाएंगे पार, तो ये 400 पे इनकी हार निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर सर, हम तो यूपी में आपके गठबंधन के हमारे नंबर हम 4 लाइनों में सुना दें। सुना दीजिए। वो कहते हैं ना, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं देखा जाएगा, इससे ये स्पष्ट है कि अपनी ये हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अच्छा, अब 80 में 80 जीत रहे हैं, 80 में 80 जीत रहे हैं। दो लड़ना पड़ेगा 80 सीट। इंडिया गठबंधन 80 में 80 लड़ रहा है सर। अच्छा, इंडिया गठबंधन। अब शरद जी, लास्ट वर्ड। रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप क्या देखते हैं, बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए 80 में 80 संभव है? नहीं, बिल्कुल ये दोनों लफबाजी है। 80 में 80 भी लफबाजी है। कोई भी कहे 80 में 80 तो वो लफबाजी है। और ये मान के चलना, मुझे लगता है कि जो स्थिति है, कोई तरीका नहीं है कि बीजेपी 2019 से बहुत ज़्यादा बढ़ पाए। मुझे लगता है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी, बहुत मार्जिनली बढ़ेंगी, और बाकी 62 से भी ऊपर जाएंगी। 62 से मुझे लगता है कि 1-2 ऊपर जा सकती हैं, लेकिन कम होने की। यूपी में पर्टिकुलर यूपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में वजह ऐसी है, और यहाँ पे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ राम मंदिर के मुद्दे से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और उसका पूरा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जो यहाँ डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम जो बहुत प्ले किया जाता है तरह तरह से, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब, अमित शाह, सब लोग मिलके, उसका भी असर आपको शहरों में दिखेगा। इस वजह से पॉसिबिलिटी है यहाँ कम नहीं होंगी, मार्जिनली बढ़ सकती हैं। तो बड़ी खराब खबर है आप लोगों के लिए। नहीं, अगर उस हिसाब से नहीं, अगर बीजेपी को इन्होंने गिरा दिया तो मुझे लगता है अगर कम भी कर दिया वहाँ से, वहीं पर भी रखा, तो ये बहुत बड़ी विन है इनके लिए। क्योंकि जो स्थिति है विपक्ष की आज की डेट में। संकेत भाई, आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। शरद जी से हमारे तमाम मतभेद रहते हैं। जल्दी। हाँ, बस छोटी सी बात कह रहा हूँ। शरद जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू है। सहारनपुर जीते थे, हार रहे हैं। कैराना जीते थे, हार रहे हैं। मुजफ्फरनगर ये लोग जीते थे, हार रहे हैं। मेरठ जीते थे, हार रहे हैं। बिजनौर जीते थे, हार रहे हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, पश्चिम से जो शुरू हुई हैं चीज़ें, इस बार ये कहाँ तक गिरेंगे हमें नहीं पता। हम 80 की 80 तो बात नहीं कहते हैं, लेकिन एक चीज़ तय जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 40 लाने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। 40, अपना आंकड़ा आपने नहीं बताया, उनका बता दिया। चलिए, कोई बात नहीं ना। अच्छा है, तो ये आप कह रहे हैं 80, वो कह रहे हैं 40। देखिए, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 पे हार की बात कर रही है। और जो अभी आप पहले चरण की जो 8 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें तो इंडिया समाजवादी पार्टी जो हमारा गठबंधन था 19 में जीता था। 3 सीटें जो ये हम लोग हारे थे पिछले चुनाव में, वहीं से अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी रण की शुरुआत करी है। और इसमें इस पहले चरण में पीलीभीत हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जीत की, और बहुत भारी अंतर के साथ हम जीतने जा रहे हैं। जरूरी है, इसमें इतना जोड़ूंगा मैं कि इंडिया गठबंधन अगर मुस्तैदी से काम करेगा, जिस तरह अभी तक करता रहा है, पिछले 2 दिनों में देखा है अखिलेश यादव जोश में आए, अगर यही सस्टेन किया, ये मेंटेन किया, तो वाकई में बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल, पूरी 62 बचाना मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून के बाद दोबारा मुलाकात होगी और फिर मिला जाएगा और जाना जाएगा कि यहाँ जो बात बोली गई है वो कितनी सही हुई, कितनी गलत। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।